दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार 2 नवंबर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। मगर अगर पूरी पार्टी को ही जेल में डाल देंगे, सारे नेताओं को ही जेल में डाल देंगे, तो सरकार और पार्टी दोनों जेल से ही चलेंगी। कल यानी 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही सम्मन मनीष सिसोदिया को भी भेजा गया था और उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कल 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के ईडी ऑफिस में जाने का सम्मन भेजा गया है, तो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि वे कल अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ईडी की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है वो पीएमएलए कोर्ट की तरफ से भेजा गया है और जिसके जरिए ईडी ने, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच का दायरा बढ़ाया है। उन्होंने पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी भेजा है। क्या है शराब घोटाले का मामला? कैसे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया? क्या अब अरविंद केजरीवाल को वाकई गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इसके सियासी मायने क्या हैं? क्या इसे भारतीय जनता पार्टी की डर की तरह देखा जा सकता है? और अगर ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल कल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो इसके बाद भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण आज के इस वीडियो में करेंगे। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, जिसके ऊपर अब यह आरोप लगाया जाता है कि जहां चुनाव होता है वहां ईडी बीजेपी के प्रचार के पहले पहुंच जाती है। विपक्षी दलों के नेताओं को जांच के लिए बुलाना हो, उनके ऊपर यह आरोप लगाना हो कि ईडी पहले जा रही है और जो बीजेपी में शामिल हो गया उसके ऊपर इसका जांच का कोई असर नहीं होता। लेकिन आज वो जांच का दायरा कभी राजस्थान के चुनावों के क्षेत्र में पहुंचता है, कभी छत्तीसगढ़, कभी पश्चिम बंगाल, कभी बिहार, और आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेज चुकी है और कल यानी 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने रिपोर्ट दिया कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को पेश होने के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग। ईडी का यह कदम उस दिन आया जिस दिन मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। कहा कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपए की रकम का अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज की गईं, उसी दिन शाम को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में पेश होने के लिए ईडी ऑफिस पर समन भेज दिया। आम आदमी पार्टी उसी वक्त से हमलावर है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी को कमजोर और राजनीतिक रूप से नष्ट करने के लिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजना चाहती है। यह बीजेपी का डर दिखाता है। वहीं बीजेपी हमेशा की तरह इस बात को भ्रष्टाचार, चोर लुटेरों से जोड़ करके कह रही है कि चोरी किया है तो जेल में जाना पड़ेगा। इसका पॉलिटिकल विश्लेषण करेंगे और इस बात को सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का पूरा मामला क्या है। अगर मामले पर गौर करें तो ऐसा नहीं है कि पहली बार अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजा है। सम्मन भेजा था अप्रैल में, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। ईडी ने इस मामले में दायर अपने आरोप पत्रों में कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का उल्लेख पहले किया है। ईडी ने कहा कि अब निरस्त की जा चुकी जो दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 थी, उसे लागू करने और तैयार करने में केजरीवाल की भी भूमिका बहुत संदिग्ध है। ईडी ने आरोप लगाया और अपने आरोप पत्र में दावा किया है कि बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति, यानी जो तेलंगाना की पार्टी है केसीआर की, उसके नेता के कविता के जुड़े अकाउंटेंट बुची बाबू, उनका बयान जब दर्ज किया गया,
बुची बाबू ने कहा कि कविता और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सारे लोग राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो कि कोई नई बात, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और 19-20 मार्च 2021 को जो विजय नायर हैं, जो इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी थे, उनसे कविता की मीटिंग हुई। एक और जो दिनेश अरोड़ा जो गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में ईडी ने कहा कि केजरीवाल के ऑफिस में एक बार मिलने गए थे और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मनीष सिसोदिया से जोड़ करके उनकी याचिका खारिज की और कहा कि ये जो 338 करोड़ रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन है, इस पर अभी जांच होनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सोमवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि इसे 8 महीने में पूरा किया जाए। यदि देरी होती है तो 3 महीने बाद सिसोदिया अपनी जमानत के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पहलू ऐसे हैं जिनकी जांच होनी जरूरी है और वो 338 करोड़ का जिक्र करते हैं। आपको जानकारी होगी कि 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जब जांच की तो उनको गिरफ्तार किया, फिर तिहाड़ जेल में भी उनसे जांच हुई। 9 मार्च को उसमें पहली शीट दायर हुई। 28 फरवरी को केजरीवाल की कैबिनेट से मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया और अब यह पूरी जांच मनीष सिसोदिया के बहाने होते हुए, संजय सिंह से होते हुए अब अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। तो ये पूरा मामला है और शराब नीति को लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार ये पूछा भी गया कि भाई आप कहते थे कभी कि हजारों करोड़ का है, कभी 5,000 करोड़ का, कभी 1,000 करोड़ का, कभी 338 करोड़ का। बीजेपी झूठ बोल रही है, लेकिन ईडी और सीबीआई अब जांच कर रही है, तो हम कोई टिप्पणी जांच प्रक्रिया के पहले या उसके ऊपर नहीं करना चाहते। जांच हो रही है, वो सरकारी संस्थान है, वो जांच करेंगे, उनके पास नियम, कायदे, कानून है, उन कानूनों को मानते हुए वो जांच करेंगे। इसलिए उस प्रक्रिया पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम इसका सियासी मायनों का विश्लेषण करना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आम आदमी पार्टी का यह दावा कि अरविंद केजरीवाल ही नरेंद्र मोदी को रोक सकने में सक्षम थे, इसीलिए आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ये जांच की जा रही है? इस दावे में कहां तक सच्चाई है, इसका विश्लेषण करना जरूरी है। थोड़ी सी अरविंद केजरीवाल की यात्रा पर बात करना जरूरी हो जाता है। वो दिल्ली के तीसरे बार के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी दलों के गठबंधन के वो हिस्सा हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो उत्पन्न होना है, वह उत्पन्न होना अन्ना आंदोलन के बाद था, जिस पर अब ठीक ठाक सवाल उठाए जाते हैं। एक ऐसा आंदोलन जिसमें आरएसएस शामिल था, एक ऐसा आंदोलन जिसमें बीजेपी के लोग पीछे से शामिल होकर के तमाम लोगों को संदिग्ध करते हैं, लेकिन उसके साथ आज की तारीख में उस पर जितने घोटाले के आरोप लगाए गए थे अन्ना आंदोलन के समय, उनमें से कुछ भी साबित नहीं हुआ, कोई ढंग से जेल में नहीं गया। इसका मतलब कई बार विद्वान कहते हैं कि वो पूरा आंदोलन प्रायोजित था और उसमें अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। अरविंद केजरीवाल राजनीति शुरू करते हैं, उनके तमाम पुराने साथी, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, आशुतोष हैं, आशीष खेतान हैं, तमाम लोग पार्टी छोड़ते चले जाते हैं और गंभीर आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। और फिर भी पॉलिटिकल पार्टी ये चलती रहती है, उसमें कई तरह के अच्छे काम भी होते हैं। मसलन अगर उत्तर प्रदेश, बिहार के आसपास के आप हैं तो आपको पता होगा कि कैसे यह पूरा मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो सरकारी स्कूल कितने बर्बाद हैं और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक ठाक बदला है, अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को ठीक ठाक अच्छा किया है, बिजली पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, जीता, लोकप्रिय, और पंजाब में भी वो जीते और उनकी लोकप्रियता बढ़ती भी जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर अरविंद केजरीवाल की सियासी यात्रा की अगर आप का विश्लेषण करें तो उस सियासी यात्रा में एक बात और सामने उभर कर दिखती है। अरविंद केजरीवाल की सियासी यात्रा को अगर गौर से देखें तो उसमें 3 फेज में देख पा रहा हूं। पहला फेज वो जब अरविंद केजरीवाल सबको भ्रष्टाचारी कहा करते थे, जो जेल में चला गया उसको चोर कहते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे। आज उनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, क्या मनीष सिसोदिया को चोर, भ्रष्टाचारी कह दिया जाए? मुझे लगता है उचित नहीं होगा। संजय सिंह और एक ऐसा नेता जो सदन में खड़े होकर किसानों, मजदूरों, नौजवानों की बात करता है, वंचितों, शोषितों की बात करता है, अडानी पर सवाल करता है, जेल में है। क्या संजय सिंह को भ्रष्टाचारी और चोर कह दिया जाए? उचित नहीं होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने शुरुआती राजनीतिक दिनों में लालू, मुलायम, सबको चोर कह दिया। भाई जो जेल में गया वो चोर नहीं होता। यह बात कम से कम अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को समझ में आ रहा होगा
कि जेल में जाने के पीछे राजनीति बहुत बड़ी होती है। कोई तड़ी पार होता है, कोई तड़ी पार नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी राजनीति है। एक तो ये बात। अरविंद केजरीवाल ने शुरुआती वक्त में बहुत सारे आरोप लगाए। उन्हें यह समझ में आ गया कि राजनीति करनी होगी तो चुप होना होगा। उन्होंने लंबे वक्त तक फिर खामोशी अख्तियार कर ली और कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर वो चाहते थे कि मेरा स्टैंड बीजेपी से भी आगे निकल जाए। धारा 370 का आगे बढ़कर समर्थन कर दिया कि हां, कश्मीर में धारा 370 हटाकर मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया। जब उनके अपने अधिकार छीन लिए गए तो वो आंदोलन करने लगे, सदन में कहने लगे कि ये तो संघ की संकल्पना पर, संघ राज्य की संकल्पना पर, संविधान पर हमला है कि राज्य के अधिकार केंद्र छीन रहा है। यहां अरविंद केजरीवाल को समझ में आया कि राजनीति कैसे होनी चाहिए। हनुमान चालीसा का हर मंगलवार पाठ कराएंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व में कांग्रेस से आगे निकल करके बीजेपी को भी पीछे छोड़ देने की कोशिश में आम आदमी पार्टी थी। उसे लगा कि हम हिंदुओं को नाराज करके चुनाव जीत नहीं सकते, तो मोदी की आलोचना बंद कर दी और उसके बाद ये सारे काम किए। दिल्ली दंगा उसी बीच में हुआ और इनके पार्टी के ऊपर गहरे सवाल उठाए गए, लोग नाराज हुए। उन्होंने सारे वो कदम उठाए और यहां तक कह दिया भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए पीछे है या कमजोर हो रही है क्योंकि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो नहीं है, अब लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल उस फेज में आते हैं, फिर भी बात बनी नहीं। तीसरा फेज आया। अरविंद केजरीवाल अपनी तमाम महत्वाकांक्षाओं को, अपने तमाम अतिवाद और सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को किनारे रखकर विपक्षी दलों के गठबंधन से शामिल होते हैं, समझौता करते हैं, इंडिया गठबंधन के पार्ट बनते हैं। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के पार्ट बनते हैं, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की राजनीति बदल जाती है। और उस बदली हुई राजनीति में अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में अब विलन बनाए जा रहे हैं। माना कि अरविंद केजरीवाल के कई मुद्दों से हम सहमत नहीं होते, माना कि जो है इस शराब घोटाले में बहुत कुछ हुआ होगा क्योंकि अभी ये जांच के दायरे में है, लेकिन अगर आपको याद ना हो तो व्यापम घोटाला भी इसी देश में हुआ जिसमें मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे आरोप लगा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो व्यापम घोटाले में सीधे फंसते जा रहे हैं। जेल में गए क्या? उनको ईडी ने सम्मन भेजा क्या? पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र में जितने भ्रष्टाचारी नेता थे, वो भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री के कि जेल में चक्की पीसिंग होगा, जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो ईडी सीबीआई उनके आंखों छापा नहीं मार रही। क्या कोई भ्रष्टाचार वहां नहीं हुआ? क्या बीजेपी की तरफ से कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? यानी इसके सियासी मायने कुछ और हैं। अब इसका एक सूत्र और जोड़ना चाहता हूं मैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर से आपको याद दिला रहा हूं, आप इस बात को न भूलें कि ईडी और सीबीआई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का जो पूरी प्रक्रिया थी, नियुक्ति का प्रावधान था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले दिनों उसे बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई, पूछा भी, लेकिन फिर भी अंत तक केंद्र सरकार पास करा ले गई। क्यों ऐसा हुआ? ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल क्या होगा? 3+1+1 करके सेवा विस्तार क्यों दिया गया? एक विवादित व्यक्ति को ईडी के मुखिया के तौर पर क्यों रखा गया? इससे कुछ सियासी सूत्र जुड़ रहे हैं। उनको टास्क दिया गया है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, बंगाल, दिल्ली, यहां के विपक्षी नेताओं के ऊपर जितने मामले लंबित हैं, जितनी जगह पे इन्हें फंसाया जा सकता है, दिन रात एक करके इन सबको जेल में डालो, इन सबको बदनाम करो, इन सबको अपमानित करो, इन सब की पार्टियों को अंदर से कमजोर करो। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के ऊपर इतने मुकदमे हैं कि आप एक आंदोलन नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी लंबे वक्त से खामोश है, इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि बहुत तरह की परेशानियां ईडी सीबीआई की तरफ से। तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा कि अरे भाई इतना परेशान क्यों होते हो, मेरे घर में 1-2 कमरा मैं दे देता हूं। यहीं ईडी सीबीआई रहने लगे, छत्तीसगढ़ में पहुंच गए, राजस्थान में पहुंच गए, और बीजेपी के जितने नेता, जैसे बंगाल में एक नेता बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं, और उनके ऊपर जो घोटाले की जांच थी वो बंद थी, अभी भी बंद है। ये है इसकी सियासत। और यह सब इसलिए किया जा रहा है कि बदल के नियम कानून, ईडी और सीबीआई को यही टारगेट दिया गया है कि विपक्ष के नेताओं को इतना घेर लो, इतना जेल में डाल दो, इतना उनको कमजोर कर दो कि एक फायदा तो ये हो कि विपक्षी पार्टियां चुनाव में दमदारी से लड़ ना सके,
और दूसरा फायदा यह हो कि जब अगली बार जिल्ले इलाही शहंशाह हिंदुस्तान चुनावी भाषण में जाएं तो दोनों बाहें फैलाकर कह सकें, ये इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन के भ्रष्टाचारियों को मैंने जेल में डाल दिया। इसलिए यह सारा काम किया जा रहा है ताकि चोर साबित हो जाएं सारे विपक्षी दल के नेता और एक ही ईमानदार इस देश में बचे जो भगवान का अवतार है, जिसे आप वोट दे दीजिए, क्योंकि उसने 9 साल में एक भी काम ऐसा नहीं किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया जिस वादे के नाम पर वो वोट ले ले। ये इसके सियासी मायने हैं। ये सामान्य परिघटना नहीं होगी जब एक प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल जाएगा। अभी देखना दिलचस्प है कि कल यानी 2 नवंबर को अंततः ईडी क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है या जांच के बाद छोड़ देती है। और अगर छोड़ देती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी मनीष सिसोदिया की तरह गिरफ्तार कर लेती है तो भारत की राजनीति में ठीक ठाक हलचल पैदा होगी। और इस बात का सवाल भले टेलीविजन की मनुस्ट्रीम मीडिया न पूछे, वो दिन रात अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी और शराब घोटाले का माफिया साबित कर दे। आप भी यह धारणा बना ले कि हाँ भ्रष्टाचार किया है तो जेल में जा रहे हैं, क्या बुरा है। इस बीच में जनता को यह बात समझ में आ रही होगी कि सारे भ्रष्टाचारी केवल विपक्षी दल के नेता ही क्यों हैं और चुनाव आने पर ही यह सब क्यों होता है। इसका जवाब मुझे लगता है कि सरकार से लोग पूछेंगे और सरकार के सामने इसका जवाब दे पाना मुश्किल होगा, मगर इम्तिहान विपक्षी दलों का है। अगर अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं बनते, अगर अरविंद केजरीवाल आज के दिनों में मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के ऊपर सख्त हमलावर न होते तो शायद अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की नौबत ना आती। लेकिन हां, अगर अरविंद केजरीवाल वाकई आंदोलन की पैदाइश है, आम आदमी पार्टी वाकई आंदोलन की पैदाइश है, उनके ऊपर तमाम आरोप लगाते हुए, उनकी तमाम मुद्दों से असहमत होते हुए भी हम ये मानते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ इस विपरीत मौसम में भी खड़े रहे तो अंत में शायद ये सब कुछ इनके पक्ष में जाएगा, जनता के पक्ष में जाएगा, जमहूरियत के पक्ष में जाएगा, बशर्ते कि न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बना सकें। और कई जगहों पर अपना ईगो छोड़ना होगा इन क्षेत्रीय दलों को और राष्ट्रीय दलों को भी। देखना दिलचस्प है कि कल यानी 2 नवंबर को ईडी अरविंद केजरीवाल के साथ क्या बर्ताव करती है। फिर इसका विश्लेषण करेंगे। आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।